जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं लेकर आया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th के बच्चों को इतिहास का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। और भारत के राष्ट्रवाद से हम पढ़ने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्नों के शानदार कलेक्शन को। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए। और यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं बच्चों इस वीडियो को और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो आप बहुत गौर से इस प्रश्नों को देखेंगे और उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे और कमेंट में जरूर आप सारे प्रश्नों को ज्यादा ज्यादा जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करेंगे यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो पहला प्रश्न देखिएगा, महात्मा गांधी जी किस वर्ष भारत लौटे थे। तो पहला प्रश्न हमारा है, महात्मा गांधी किस वर्ष भारत लौटे थे। तो आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं, 1919 है, 1921 है, 1915 है या फिर 1922। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बताना है कि हमारा आंसर क्या होने वाला है। तो आशा करता हूं कि अभी तक आप कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर दे चुके होंगे। तो इसका सही आंसर होने वाला है बेटा ऑप्शन नंबर 3, 1915 में। तो जैसा कि जानते हैं महात्मा गांधी कई वर्षों तक, लगभग 21 वर्षों तक वो साउथ अफ्रीका में रहे थे। वो कभी मतलब भारत आते थे लेकिन बहुत समय के लिए नहीं। तो फाइनली वो 1915 डेट है, 1915 को जो है महात्मा गांधी भारत वापस आए और उसके बाद वो बहुत ही कम समय के लिए जाते थे विदेश, लेकिन बहुत कम समय के लिए जाते थे। तो 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। और इसीलिए 9 जनवरी को हम भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और हमारा देखते हैं दूसरा प्रश्न कौन सा है। तो दूसरा प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण का दौरा किया था। तो आप जानते हैं कि बिहार का एक जिला है चंपारण। वर्तमान समय में चंपारण दो भागों में मतलब 2 जिलों में विभाजित हो गया है, ईस्ट और वेस्ट। लेकिन उससे पहले देखा जाए तो चंपारण एक ही जिला था और उस जिले में बहुत ही ज्यादा समस्या थी। उस जिले में 3 कठिया प्रणाली लागू थी जिसमें नील की खेती कराई जाती थी। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए गांधी जी किस वर्ष चंपारण का दौरा किया था, उन्होंने किस वर्ष गए थे चंपारण। तो इसका आंसर देखिएगा, 4 विकल्प 1916, 1917, 1918 या फिर 1920। तो आपको ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से देखना है और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है। तो चलिए बच्चों, तो इसका सही आंसर होने वाला है 1917। तो महात्मा गांधी 1917 में चंपारण का दौरा उन्होंने किया था और उन्होंने चंपारण के ही एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल, उनके आग्रह पर वो चंपारण गए थे और वहां की जो समस्याएं थी नील की खेती से संबंधित, उन समस्याओं को गांधी जी ने समाधान किया था उन समस्याओं को। तो इसलिए गांधी जी का बहुत वहां पे नाम भी हुआ था और बहुत लोगों को लगा कि गांधी जी जो है बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और वो बहुत ही आगे चलकर इसी के कारण आगे चल के उनका और भी नाम होता है और जगह वो जाते हैं। तब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारा तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो जैसा कि जानते हैं एक पुस्तक हिंद स्वराज काफी प्रसिद्ध है और ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे प्रश्नों को कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो हमारा 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको अपना आंसर देना है। तो हिंद स्वराज, जैसा कि जानते हैं हिंद स्वराज किसने लिखी थी, महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। गांधी जी की पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज और इसको उन्होंने लिखा था किस वर्ष में। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें कि किस वर्ष हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी गई थी। तो आशा करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करेंगे कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक गांधी जी ने तो लिखी थी लेकिन किस वर्ष लिखी थी, इसको बताना है आपको।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। तो जानते हैं कि भारत में एक घटना घटित हुई जो बहुत ही कह सकते हैं दुखद घटना थी। और ये घटना कब हुई थी? जलियांवाला बाग की घटना, ठीक है। इसको हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। तो ये घटना कब घटित हुई थी भारत में? तो आपको बताना है कि ये घटना कब घटित हुई थी। तो आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 8 अप्रैल 1919, या फिर 10 अप्रैल 1919, या फिर तीसरा आंसर है 13 अप्रैल 1919 या 25 अप्रैल 1919। तो आप विकल्प को ध्यानपूर्वक देखिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो इसका सही आंसर होने वाला है 13 अप्रैल 1919। तो जैसा कि बच्चे जानते हैं कि पंजाब का एक शहर है अमृतसर, तो वहीं पर यह घटना घटित हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। तो इसमें काफी निर्दोष लोग मारे गए थे और यह घटना बहुत ही ज्यादा दुखद घटना थी भारतीय परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो जब गांधी जी भारत वापस आए 9 जनवरी 1915 को, तो उन्होंने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की और उसका नाम रखा साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम का नाम रखा। और आपको बताना है कि उन्होंने इस साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, अर्थात कब बनाया था साबरमती आश्रम को उन्होंने। तो हमारा 4 विकल्प है, 4 ऑप्शन है हमारे पास 1914 को, 1916, 1918 या फिर 1919। तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसका सही आंसर होने वाला है 1916 में। तो 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट, तो जैसा जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद अंग्रेजों ने उसकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया था, एक्ट का गठन किया था और उसका नाम था रॉलेट एक्ट। तो इसमें बताना है कि ये रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, मतलब भारत कब आया था। बता सकते हैं कि 1918 में, 1919, 1920 या 1921। तो रॉलेट एक्ट जो है कब पारित हुआ था? और इसका विरोध बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर भारत में हुआ, क्योंकि इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है कि रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे एक और नाम भी जानते हैं हम कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून। तो इसमें क्या होता था रॉलेट एक्ट में कि ये जब रॉलेट एक्ट आया तो इसका नियम ये था कि बिना किसी सूचना को, किसी भी क्रांतिकारी को अंग्रेज बिना किसी सूचना के 2 वर्षों तक जो है जेल में रख सकते थे और बिना मुकदमा चलाए भी उनको 2 वर्षों तक जेल में रखा जा सकता था। अर्थात उनका कोई कसूर नहीं, फिर भी अंग्रेज चाहें तो 2 वर्षों तक किसी भी क्रांतिकारी को, किसी भी व्यक्ति को जो है 2 वर्षों तक जेल में रख सकते थे। और इसके लिए ना तो आप कहीं अपील कर सकते हैं, ना तो कोई वकील कर सकते हैं, ना ही अपनी दलील पेश कर सकते हैं। इसलिए इसको बिना वकील, बिना दलील और बिना वकील वाला मतलब इसको कानून कहा जाता है। तो ये कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर होने वाला है 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही ये आया था, पहले आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पहले इस कानून को लागू किया गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जस्ट पहले। उसी के परिप्रेक्ष्य में ही 13 अप्रैल 1919 को जो है इसी कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 तो लोग जो है अमृतसर में इकट्ठा हुए थे। तो 1919 ये रॉलेट एक्ट 13 अप्रैल 1919 से पहले आया था, अर्थात जलियांवाला बाग हत्याकांड होने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो जैसा कि जानते हैं कि भारतीय क्रांति जब हो रही थी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो भी क्रांतिकारी लड़ रहे थे, तो उस समय जो सबसे बड़ा हमारा एक ग्रुप था, एक समूह था, वो था कांग्रेस। ठीक है, कौन सी पार्टी एक्टिव थी सबसे ज्यादा? तो वो थी
कांग्रेस। वैसे तो बहुत सारी पार्टियां थी, लेकिन उस पार्टियों में सबसे सक्रिय पार्टी थी वो थी कांग्रेस। तो कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की? तो इसको आपको आंसर बताना है। ऑप्शन है मुंबई में, नागपुर, गया या फिर लाहौर। तो और ऑप्शन है आपके पास, तो आपको बताना है किस अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग कर ली थी। तो इसका आंसर होने वाला है लाहौर। लाहौर अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था 1929 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, और ये रावी नदी, जैसा जानते हैं लाहौर रावी नदी के किनारे है, तो वहीं पर उन्होंने भारतीय तिरंगे को फहराकर पूर्ण स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? तो भारत माता की जो तस्वीर जो आप देखते हैं, तो ऐसी तस्वीर सबसे पहले किसने बनाने की कोशिश की थी, आपको बताना इसमें। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन हमारा है रविंद्रनाथ टैगोर, सॉरी अवनींद्रनाथ टैगोर, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या फिर इनको हम बंकिम चंद्र चटर्जी के भी नाम से जानते हैं, और हमारा फोर्थ ऑप्शन है राजा रवि वर्मा। तो आपको बताना है कि भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए। तो इसका आंसर जो होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, अर्थात सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनको हम बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से भी जानते हैं। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है, देखिए ध्यान से स्क्रीन बोर्ड पर, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? तो जैसा कि जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसमें गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है माउंटबेटन, दूसरा है डलहौजी, तीसरा है एरविन, और चौथा ऑप्शन है जनरल डायर। तो आपको आंसर बताना है कौन सा आंसर होगा सही। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए कौन सा आंसर होगा। तो बच्चों आंसर हमारा होने वाला है नंबर 4, जनरल डायर। जनरल डायर ने ही जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका निभाई थी। इसी ने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें काफी संख्या में निर्दोष लोग मारे गए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो स्वतंत्रता के लिए भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो इसमें बताना है आपको कब ये आंदोलन कब चलाया गया था। तो इसमें डेट दी गई है जून 1942, जुलाई 1942, अगस्त 1942 या सितंबर 1942। तो जून 1942, जुलाई 1942, अगस्त 1942 या सितंबर 1942। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन होने वाला है सही। तो इसमें आंसर नंबर थर्ड, अर्थात अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा भी दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही। तो आपको कमेंट में बताना है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो चार ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या फिर महात्मा गांधी ने। तो जैसा कि आप जानते हैं करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। तो ऑप्शन हमारा डी सही होने वाला है। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी। चार ऑप्शन देखिए, 1882 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1884 ईस्वी या फिर 1886 ईस्वी। तो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों 1885 ईस्वी। 1885 ईस्वी को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? प्रश्न हमारा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। तो आपको बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, या 1930 ईस्वी में, या फिर 1942 ईस्वी में।
तो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। तो इसका आंसर होने वाला है 1930 ईस्वी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1930 ईस्वी में। 1942 में, जैसा कि आपको ऊपर प्रश्न में ही दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, और उसी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, और 1920 में एक आंदोलन चलाया गया था, आपको बताना है 1920 में। 1920 में जैसा कि आप पढ़े होंगे 1920 में भी महात्मा गांधी द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और एक आंदोलन और चलाया गया था 1920 में भी। तो आपको बताना है 1920 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया था। अगला प्रश्न हमारा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो जैसा कि जानते हैं कि 3 सम्मेलन किए गए थे गोलमेज में, तीन गोलमेज सम्मेलन किए गए थे। तो आपको बताना है इसमें दूसरा कौन सा था, वो कमेंट बॉक्स में जाना है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों बताना है। फिलहाल इसमें मैं आपको ऑप्शन जो हमारे पास हैं 1927 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1928 ईस्वी या फिर 1929 ईस्वी। तो आपको बताना है कि जो गोलमेज सम्मेलन था दूसरा वाला वो कब हुआ था। तो इसका आयोजन हुआ था 1931 ईस्वी में, और यही गोलमेज सम्मेलन है दूसरा जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अर्थात पहले गोलमेज सम्मेलन और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी गए थे लंदन। तो इसलिए ये वाला द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ही पूछा जाता है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। कौन व्यक्ति थे? हमारे देश के ही महान व्यक्तियों में से एक थे। तो उनका नाम बताना है आपको कि किस क्रांतिकारी या किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट अर्थात पूना संधि तो 2 व्यक्तियों के बीच हुई थी, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य। तो आपको बताना है कि पूना पैक्ट कब हुआ था। तो पूना पैक्ट क्या मार्च 1930 में हुआ था, फरवरी 1931, सितंबर 1932 या अप्रैल 1933 में हुआ था। तो आपको बताना है पूना पैक्ट कब हुआ था। 4 ऑप्शन को ध्यान से देखिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि पूना पैक्ट कब हुआ था। तो इसका आंसर होने वाला है बच्चों सितंबर 1932। सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ था। तो इसी से रिलेटिव एक प्रश्न है कि यह पूना पैक्ट जो है कहाँ हुआ था। अर्थात पूना में तो नाम से जैसा जानते हैं पूना में हुआ था, लेकिन पूना की एक जेल थी वहीं पर पूना पैक्ट हुआ था। उस जेल का नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में जाकर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। एक पुस्तक है आनंद मठ, उस उपन्यास के लेखक जो है उपन्यास है तो उस उपन्यास के लेखक कौन है। और जैसा कि आप जानते हैं आनंद मठ से ही लिया गया हमारा राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत का नाम तो जानते होंगे वंदे मातरम। तो वंदे मातरम आनंद मठ से ही लिया गया है। और लेकिन आनंद मठ लिखा किसने है, किसका उपन्यास है। तो 4 ऑप्शन देखिए आपके पास है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चटर्जी या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो आपको चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने आनंद मठ नामक उपन्यास लिखा था। तो ऑप्शन आपका होने वाला है नंबर 1 बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही आनंद मठ लिखा गया था और इसी आनंद मठ से ही हमने वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वह लिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी। तो चौरी चौरा एक स्थान का नाम है जहां पर एक बहुत ही हिंसात्मक घटना घटित हुई थी कि कुछ क्रांतिकारियों द्वारा एक स्टेशन पुलिस स्टेशन को
घेर लिया जाता है। उसके अंदर घुसकर क्रांतिकारी कई पुलिसकर्मियों को उसी जेल में बंद कर देते हैं। जो क्रांतिकारी उसमें कैद रहते हैं उसको निकाल देते हैं वहां से, और जो वहां पर तैनात पुलिसकर्मी होते हैं उनको उसी पुलिस थाने में जेल में बंद करके उसमें आग लगा दी जाती है। तो ये बहुत ही हिंसात्मक घटना थी। तो ये घटना कब घटित हुई थी? 4 फरवरी 1922 4 फरवरी 1922 को हुई थी, या 9 नवंबर 1924 को, या 10 फरवरी 1927 को, या फिर 9 अप्रैल 1930 को। तो ये घटना कब घटित हुई थी आपको जाना है कमेंट बॉक्स में, और अपना आंसर कमेंट करना है कि इन 4 ऑप्शन को ध्यान से देखिए और कमेंट कीजिए। तो यह घटना घटित हुई थी 4 फरवरी 1922 को, और इसी घटना के कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, जिससे पूरा देश काफी नाराज था उनसे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा बच्चों, तो ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो देखना है आपको स्क्रीन बोर्ड पर। अगला प्रश्न हमारा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, या सुभाष चंद्र बोस, या फिर महात्मा गांधी। तो यह कथन किसका है? तो 4 ऑप्शन को देखिए, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर होने वाला है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या कथन कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। पहले ऑप्शन पे आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इनका नाम आप जानते होंगे, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इसको भी आप लिख लीजिएगा कहीं अपनी नोटबुक में। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो जैसे कि भारत में बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, तो उसमें एक आंदोलन था बारडोली सत्याग्रह। तो बारडोली सत्याग्रह नामक आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू, या वल्लभ भाई पटेल। तो आपको ऑप्शन देखना है और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है कि बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो चलिए इसका आंसर बता रहे हैं आपको। इसका आंसर है नंबर 4 वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है वल्लभ भाई पटेल। और इसी आंदोलन के दौरान ही बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, तभी से वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जैसा कि पीछे प्रश्नों में मैंने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो उस समय एक और पार्टी जो मुस्लिमों की थी, तो उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, उस मुस्लिम लीग की स्थापना अर्थात मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 1908 में, 1910 में, या फिर 1906 में, या 1907 में। तो आपको बताना है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर नंबर 3 सही होगा, 1906। तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जब असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया जा रहा था, तो उसी दौरान अवध क्षेत्र जो हमारा इस समय लखनऊ, अयोध्या, रायबरेली, यहाँ तक कि प्रतापगढ़ भी आएगा उसी में, तो इसको अवध क्षेत्र कहा जाता था। इस अवध क्षेत्र में किसानों द्वारा एक आंदोलन चल रहा था, उस समय सक्रिय था। उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, उस समय किसने किया था? तो ऑप्शन आपका है मोतीलाल नेहरू ने किया था, महात्मा गांधी, बाबा रामचंद्र, या फिर सरदार पटेल। तो आपको चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना है और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3
बाबा रामचंद्र। तो बाबा रामचंद्र ने अवध में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखिए हमारा, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 अर्थात क्वेश्चन नंबर 22 है, खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन, जैसा कि जानते हैं खिलाफत आंदोलन भारत में चला था, इसके नेता कौन थे? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राजेंद्र प्रसाद और लाला लाजपत राय थे, या मोहम्मद अली और शौकत अली थे, मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना थे, या महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो इसके नेता कौन थे? तो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई थे, इन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 23, खिलाफत समिति का गठन अर्थात ये जो खिलाफत आंदोलन था इसका गठन कब और कहां किया गया था? तो मैं स्थान का नाम तो नहीं लिखा गया है, तो मैं लिख दे रहा हूं, क्या ये मुंबई में किया गया था, या फिर नागपुर, या फिर गया, या फिर लखनऊ? आपको बताना है कब और कहां किया गया था। तो स्थान का नाम भी मैंने लिख दिया। तो खिलाफत समिति या खिलाफत आंदोलन का गठन कब और कहां किया गया था? तो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 1919 मुंबई में। 1919 मुंबई में इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता, इरविन उस समय भारत का वायसराय था और लंदन में हो रहे थे गोलमेज सम्मेलन, जिसमें कांग्रेस की ओर से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसी ने भाग नहीं लिया। तो उससे जो है वहां के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इरविन को कहा कि गांधी के साथ जो है आप बात करें और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी को या फिर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मुख्य नेता हों उनको जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बुलाएं। तो उसी के दौरान इरविन ने गांधी जी से एक समझौता किया था और ये समझौता कब हुआ था आपको बताना है, 1930 में, 1931, 1932 या 1933। तो जैसा कि आप जानते हैं पीछे प्रश्नों में मैंने बताया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था। तो कब हुआ था? 1931 में। तो समझौता भी 1931 में हुआ था। उसके बाद कुछ शर्तों को मानते हुए इरविन गांधी जी की बातों को मानता है और फिर गांधी जी भी इरविन की बात को मानकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा है अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न। तो आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न हमारा है, गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो आपको चारों ऑप्शन को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है कि कौन सा आंसर हमारा सही होने वाला है। पहला है 12 मार्च 1928, या 12 मई 1930, या फिर 12 मार्च 1930 या 12 मार्च 1931। तो जैसा कि जानते हैं कि गांधी जी ने एक दांडी यात्रा, जिसे नमक तोड़ो कानून के नाम से भी जाना जाता है, उसकी शुरुआत उन्होंने की थी 12 मार्च 1930, ठीक है। और यह यात्रा लगभग 24 दिन चली थी और ये यात्रा दांडी से साबरमती आश्रम से दांडी तक गई थी और इसमें लगभग 24 दिन लगे थे। और ये 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचते हैं और वहां पर गांधी जी नमक कानून को तोड़ते हैं और वहीं से फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत वहीं से कर देते हैं। तो ये हमारे टॉप 25 क्वेश्चन जिसको मैंने आप सबके समक्ष जो है प्रस्तुत किया और 25 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने 50 क्या और भी क्वेश्चन को आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको लगे कि क्वेश्चन अच्छे हैं और
आपके लिए उपयोगी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, आपको अच्छा लगा है या नहीं। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई को अपनी जारी रखिए। बेस्ट ऑफ लक।